हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? भाई तुम लोग 1 मिनट के लिए आपस में बात करो। मैं यहीं पर हूँ, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बस, है ना? चलो, और बताओ, सब बढ़िया हो ना वैसे? क्या हाल चाल है? बताओ क्या हाल चाल है सबके? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सब बढ़िया हो ना? सब बढ़िया हो? चलो, हम भी बढ़िया हैं भाई। क्लास स्टार्ट करें। अब हम लास्ट में पढ़ रहे थे परिक्रमण गति को, और परिक्रमण को हम पढ़ रहे थे। और परिक्रमण में हमने पढ़ा था कि सूर्य के चारों तरफ 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? रोटेट करती है, या चारों तरफ रिवॉल्व करती है ना? और सूर्य के चारों तरफ जब भी घूमेगी, तो सूर्य के चारों ओर जब भी घूमेगी, और घूमते समय आप देखोगे कि किन किन स्थितियों से गुजरती है, क्या क्या स्थितियां बनती हैं। उन स्थितियों पर हम सबसे पहले आए, तो सबसे पहली बात पर आ पाओ। और पहला पॉइंट, पहला बिंदु है कि जब पृथ्वी हमारी जो है ना, वो किस पर लंबवत है? तो वो हमारी पृथ्वी किस पर, सूर्य जो है, सूर्य वो मान लो एक परिस्थिति पर बात करते हैं, एक स्थिति पर बात करते हैं, और ये स्थिति है कि सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत हैं? तो ये है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। देख लो आप, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है ये। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इस पे नीचे कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो सूर्य कहाँ पर लंबवत है? दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत है। सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होगा, तो सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होगा, तो आप देखो कि मकर रेखा पर किरणें क्या होंगी? लंबवत होंगी। और जब सूर्य जब मकर रेखा के ऊपर लंबवत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति बनी हुई है? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है। सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। 22 दिसंबर देख लो, उत्तरी गोलार्ध में हम निवास करते हैं, यहाँ सर्दी होती है। और इसी स्थिति को जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू द कैप्रिकॉन या ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? यही घटना कहलाती है शीत अयनांत या संपात। इसको अयनांत या संपात के नाम से जानते हैं, या विंटर सोलिस्टिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। विंटर सोलिस्टिक के नाम से इसको जानते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगी, और उत्तरी गोलार्ध, एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे नहीं है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें क्या होंगी? लंबी होंगी। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर की बात है, विंटर सोलिस्टिक इसको कहते हैं। फिर धीरे धीरे पृथ्वी 22 दिसंबर के बाद में और ये आगे की तरफ मूव करती है। 22 दिसंबर से सूर्य धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है, और लंबवत होता है 21 मार्च को विषुवत रेखा के ऊपर। और विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है, तो सूर्य का विषुवत रेखा पर लंबवत होना, ये घटना किस तारीख को हो रही है? 21 मार्च को ये घटना आपकी घटित होती है, 21 मार्च। और सूर्य जब 21 मार्च को यहाँ पर लंबवत होगा, तो इसे बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनोक्स के नाम से इसको जानते हैं। स्प्रिंग इक्विनोक्स या बसंत विषुव कहते हैं। और 21 मार्च के बाद में धीरे धीरे सूर्य विषुवत रेखा से 21 मार्च के बाद में धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाना शुरू होता है, जिसे हम सूर्य का क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण, है ना? सूर्य का उत्तरायण कहते हैं, है ना? तो आप इसको अंग्रेजी में क्या लिख देंगे? नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मार्च ऑफ द सन, ऑप्शन ऑफ सन, नॉर्थवर्ड मार्च ऑफ सन, है ना? तो सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होता है 21 मार्च के बाद में, लगातार सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ता है। और एक ऐसी स्थिति बनती है 21 जून को, जब सूर्य सीधा लंबवत हो जाता है। कहाँ पर? जब सूर्य सीधा लंबवत हो जाए किसके ऊपर? तो सूर्य सीधा लंबवत होता है 21 जून को, और ये सीधा लंबवत होता है कर्क रेखा पर, और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी। तो ये सूर्य का क्या हो गया? उत्तरायण हो गया। अब 21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूर्य का धीरे धीरे अब विषुवत रेखा की तरफ आना शुरू होगा। 21 जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर में 23 मार्च को वो स्थिति बनती है
जब सूर्य सीधा लंबवत हो जाता है किसके ऊपर, जब सूर्य सीधा लंबवत हो जाता है किसके ऊपर, ये सूर्य आपका लंबवत हो जाएगा किसके ऊपर, ये लंबवत हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसके ऊपर, ये लंबवत हो जाएगा आपका वापिस भूमध्य रेखा पर, और वापिस भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। ये तारीख आपकी होती है, और ये तारीख कौन सी होती है, ये तारीख होती है 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। और 23 सितंबर होती है, और ये जो है इसे शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटम इक्विनॉक्स ये कहलाता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी बात है। और 23 सितंबर के बाद में वापस धीरे धीरे सूर्य जो है विषुवत रेखा से किस तरफ, मकर रेखा की तरफ, और विषुवत से मकर की तरफ जब भी चलेगा तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, तो विषुवत रेखा से मकर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब 23 सितंबर के बाद दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होगा, और सितंबर से 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य जब नीचे की तरफ जा रहा है, इस घटना को सूर्य का दक्षिणायन, तो साउथवर्ड मार्च ऑफ, साउथवर्ड मार्च ऑफ, मार्च ऑफ, साउथवर्ड मार्च ऑफ जो है सन, इसे कहा जाता है, ठीक है ना, सन, ठीक है। तो साउथवर्ड मार्च ऑफ सन कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपका ये गतियां आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और 22 दिसंबर को ये स्थिति बनती है, 21 जून को ये बनती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बसंत विषुव यानी कि 21 मार्च विषुवत रेखा पर, शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ये भी विषुवत रेखा पर होता है। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो ऐसी स्थिति में अरे सुबह पढ़ाया था ये मैंने क्लास में, उसी को लगा लिया, सेम डिट्टो चीज मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। तो क्यों फालतू तुम दिमाग लगवा रहे हो मेरे से, क्यों तुम लगा रहे हो, तो ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है, इस पर ध्यान दो। और ये जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, इक्विनोक्स मतलब इक्वल इक्वल दिन और रात की अवधि क्या होगी, समान होंगे। तो रात और दिन की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, क्योंकि सूर्य कहाँ पर लंबवत होता है, ये भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन। क्लियर है कि नहीं बात। अब आते हैं अपने दूसरी चीज के ऊपर, और ये आते हैं कि सब सूर्य की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा से सॉरी पृथ्वी से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी की अगर बात करेंगे, तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी की अगर बात करेंगे, तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर जब आप आएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर, और इस पर ये ध्यान दो कि न्यूनतम जो दूरी होती है, और ये जो न्यूनतम दूरी है मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में, इसको उपसौर बोलते हैं। उपसौर जो सबसे नज़दीक होती है, इसको उपसौर, उपसौर बोलते हैं। और जो अधिकतम होता है ना, इसको अपसौर बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है, अपसौर, पेरीहेलियन एंड एपेलियन, ठीक है। तो पेरीहेलियन एपेलियन ये है आपकी अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर या 152.1 मिलियन किलोमीटर, और न्यूनतम 14.70 करोड़ किलोमीटर या 147 मिलियन किलोमीटर ये दूरी होती है। तो उपसौर अपसौर की अगर बात करते हैं, तो अपसौर क्या है, अपसौर को आप सबसे पहले जब देखोगे तो अपसौर क्या है, सूर्य व पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी क्या है, अपसौर, ये अपसौर है। और ये इस ऐसी स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और एक है आपका उपसौर, उपसौर जो आएगा ना पेरीहेलियन, ये 3 जनवरी को ऐसा होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो अपसौर और उपसौर को भी आप लिख लेंगे, अगर नहीं लिखा है तो कहीं पर, ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे इसको। क्लियर है बात, बात सबको क्लियर है कि नहीं है। तो ये मामला यहाँ तक का है, ये मामला यहाँ तक का है, ठीक है। इसको लिख लो आप जल्दी से, जल्दी से लिख लो। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ ना, और एक वीडियो आप जो है, एक वीडियो देखने का आप प्रयास करो। 1 मिनट अंधेरा रहेगा भाई तुम्हारे सामने, अंधेरा रहेगा आपके सामने, डरना नहीं किसी को भी, ठीक है। एक मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से ये मूवमेंट आपका होगा अर्थ के अराउंड द सन, है ना, अराउंड द सन होगा ये, ठीक है। तो
खेसारी लाल के गाने आ रहे हैं यहाँ तो। रेवोल्यूशन। अराउंड द सन। अब मैं एक वीडियो ऐसा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इससे बन जाएगा। और तो क्या ही है। ये देखो भैया, आप दो वीडियोज में आपको दिखाता हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ये देख लो, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, ये देखो, ऐसा मोमेंट आपको मिलेगा ना। ऐसा मोमेंट आप देखोगे। देखो ये ना, ये वाला जब आप बात करोगे। अच्छा, ये तो भाई बोर्ड आ गया तुम्हारा। ये देखो, ये देखो मैक्सिमम और मिनिमम। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये मिनिमम हो गई, और ये क्या हो गई, मैक्सिमम। पेरीहेलियन और एपेलियन, ये मोशन है, ये वाला, या ये वाला मोमेंट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देख लो तुम सारा मोमेंट। देखो, ये नक्षत्र है ना, विभिन्न नक्षत्र, देख रहे हो। ये तारों के समूह है, जेमिनी वगैरह देखो, एरिस वगैरह, ये सब कैंसर, लियो, है ना। ये सब के सब देखो, राशियां नहीं है क्या ये। पाँच चार मिनट चलेगा भाई, है ना। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, 5-4 मिनट इसको देखो, इस मोमेंट को, थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा इसमें। देखते जाओ एक बार, ये मोमेंट है, देखते जाओ आप एक बार। देखो, देखो ये अर्थ है ना, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, एक्सिस देखो, इसके साथ साथ ये सन के चारों तरफ, अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए, और सन के चारों तरफ, अराउंड द सन, है ना। देखो, देखो अर्थ देखो ऐसे रोटेट हो रही है ना भाई, घूमते 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 देखो, पश्चिम से पूर्व ऐसे रोटेशन। देख लो, 2-3 मिनट और देख लो, है ना इसको।
देखो ये मूवमेंट देखो, ये है ना, ये वाली स्थिति, ये इसकी कक्षा है ना, ये इसकी कक्षा है अर्थ की, है ना। अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो सबसे नज़दीक होती है, यहाँ सबसे नज़दीक होगी, यहाँ सबसे दूर होगी, तो ये जो न्यूनतम और अधिकतम दूरी है ना, यही आपका उपसुर अपसुर को दिखाता है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के आपका मामला। ठीक है, ये मामला है भैया आपका। ठीक है, ये है अपेलियन और पेरीहेलियन का ये सिस्टम है। ठीक है, तो अर्थ का इस तरीके का मोशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी के साथ में हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। भाई पृथ्वी की गतियों के बारे में हम यही पढ़ना था। ठीक है, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं, और अगला चैप्टर हमारा है कौन सा? तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अब अर्थ की इंटीरियर पर आ जाते हैं। तो आप लिखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, और ना पृथ्वी की आंतरिक या पृथ्वी का अंतरतम, पृथ्वी का अंतरतम, इस पर बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी का अंतरतम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम पृथ्वी के अंतरतम पर बात करते हैं, तो पृथ्वी के अंतरतम पर आप आइए, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, दोनों ही नाम आप दे सकते हैं। इसमें अगर देखें तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या अंतरतम है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको देखोगे आप, तो ये हमारा जो डायमीटर है ना, इसकी रेडियस जो है पृथ्वी की, ये सेंटर है अर्थ का। सेंटर से और यहाँ तक की अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे ना, तो यही लगभग लगभग कितनी है? तो यही लगभग आपकी कितनी आती है? तो ये लगभग लगभग आ जाती है कितनी? तो ये लगभग लगभग आ जाती है, और ये आ जाती कितनी? ठीक है, ये आ जाती है कितनी? तो ये आपकी आ जाती है कितनी? 6371 किलोमीटर, है ना। तो ये जो आती है, ये आती है 6371 किलोमीटर। अब आप सोच के देखो एक बार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप बात करोगे, अर्थ का इंटीरियर कितना है? अर्थ का इंटीरियर है, आप जब सबसे केंद्रीय बिंदु पर आप जाकर पहुंचेंगे, तो सबसे केंद्र में जब आप पहुंचेंगे ना, तो सबसे केंद्र में आपको दिखेगा, और केंद्र आपको दिखेगा कितने गहराई पर? तो केंद्र आपको दिखेगा कितने पर? 6371 के ऊपर। अब आप समझो एक बार कितना टफ काम है इंटीरियर तक पहुंचना। अभी तक हम अधिकतम पहुंच पाए हैं सारा ही 10-12 किलोमीटर तक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इतनी गहराई की बात कर रहे हैं, इतनी गहराई में पहुंचने की, तो हम अभी तक केवल पहुंच ही कितना पाए हैं? अभी तक वही 10-12 किलोमीटर मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम पहुंच इतना पाए, जबकि अर्थ का जो सेंटर है वो कितना है? 6371 है। तो फिर हमें अंदर से कैसे पता चला? भाई कैसे पता चला? ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं? तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? तो वो कौन कौन से स्रोत हैं अंतरतम की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत? ठीक है ना। तो आप लिखो आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना प्रदान करने वाले करने वाले स्रोत, है ना, करने वाले स्रोत, है ना। सोर्स, सोर्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं?
तो सब ज्वालामुखी प्रदान करता है ना। तो ज्वालामुखी ये जानकारी प्रदान करता है। तो एक आएगा आपका ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारियों का पता चलता है वोल्केनो से। तो वोल्केनो जो है ना, वोल्केनो वोल्केनो हमें आंतरिक संरचना की जानकारी देता है, क्योंकि जब अंदर के भाग से जब आपका ये आएगा मैग्मा आएगा, तो ज्वालामुखी के दौरान आया हुआ मैग्मा हमें ये बताने का प्रयास करता है कि यार कहीं ना कहीं एक ऐसा हिस्सा है जो अर्ध तरल रूप में है, यानी कि पृथ्वी पूर्ण रूप से अंदर से तरल नहीं, ठोस नहीं है। कोई ना कोई तो भाग ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ऐसी भी अंदर से पिघली हुई अवस्था में मिलती है, जो कि प्लाज्मा की अवस्था जिसको हम बोलते हैं ना, द्रव है और ना ही वो गैस है। ठीक है, ऐसे ही भूकंप की जो तरंगे हैं, तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन करते हैं। और भूकंपीय तरंगों का जब अध्ययन करते हैं, सेस्मिक वेव्स का, भूकंपीय तरंगे तरंगे हैं, जब इनकी स्टडी करते हैं तो भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव्स जब इनकी स्टडी करते हैं, तो भूकंपीय तरंगों की जब स्टडी करेंगे तो भूकंपीय तरंगों की स्टडी से हमें पता चलेगा, और भूकंपीय तरंगों की स्टडी से हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जो एस तरंगे हैं, भूकंप के दौरान दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक प्रकार की तरंगे हैं जिनको हम कायिक तरंगे बोलते हैं, हम भूकंप पर आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। एक कायिक तरंगे, बॉडी वेव्स जिनको बोलते हैं, कायिक तरंगे होती हैं। और एक तरंगे होती है सरफेस वेव्स, धरातली तरंगे। तो जो कायिक तरंगे हैं या बॉडी वेव्स हैं, वो अंदर से निकलती है, एक नाम है पी, जो फोकस से उत्पन्न होती है, भूकंप मूल से उत्पन्न होती है। एक का नाम है एस। तो पी और एस तरंगों में एस तरंग जो है, पी तरंग तो एक हिस्से को छोड़कर 105 डिग्री से लेकर के और 145 डिग्री तक, यहाँ तक छोड़ देंगे तो नहीं दिखती है, बाकी पूरी पृथ्वी पर दिखाई देती है। जबकि एस तरंगे 105 के बाद में पूरा 105 से 105 के बीच में पूरी दिखाई नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं एस तरंगों का गायब हो जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि एस तरंगे द्रव माध्यम से प्रवेश, तरल माध्यम से प्रवेश नहीं करती है, तो एस तरंगे एक सीमा के बाद में समाप्त हो जाती है। दिखाता है कहीं ना कोई ऐसा हिस्सा अंदर जरूर रहा होगा जिसकी वजह से तरंगे क्या हुई है, नष्ट हुई है। तो सिस्मिक वेव्स हैं, इनके स्टडी से भी इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो सब उल्कापिंड, जो मेटियोर्स आते हैं, उल्कापिंड आते हैं। और जो उल्कापिंड जो आते हैं, उल्कापिंड, ये उल्कापिंड क्या करते हैं, मेटियोर्स साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी या फिर जितने भी और पृथ्वी के जैसे ठोस ग्रह हैं, उस सभी ग्रहों का निर्माण एक समान पदार्थों से हुआ है। और यदि आप बात करते हो इनके बारे में, उल्कापिंड, तो उल्कापिंड जो है ना, वो क्या होता है ना कि उल्कापिंड जब पृथ्वी के ऊपर आकर टकराते हैं, तो टकराने से पहले पूरा उल्कापिंड नहीं आता है। उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण लगता है और वो जलने लगते हैं। ठीक है, और वो जलते हुए आउटर जो सरफेस है वो पूरी की पूरी जल जाती है। वो केवल और केवल बिल्कुल जो अंदर का पार्ट होता है, इंटीरियर जो पार्ट होता है, तो अधिकांशतः अंदर तक का सारा पूरा जल ही जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कभी कभार ऐसी घटना होती है कि उल्कापिंड का केंद्रीय भाग चूंकि पूरा जल नहीं पाया, तो कुछ हिस्सा केंद्रीय भाग आकर पृथ्वी से टकरा गया। तो उनकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन जैसी उल्कापिंड है उसी तरीके का कोई ना कोई एक हिस्सा जो पृथ्वी का है वो भी इनके समान होगा। उल्कापिंडों के अध्ययन से पता चलता है। एक आपकी जानकारी के हैं स्रोत खनन, माइनिंग। ठीक है ना, तो माइनिंग जब हम करते हैं तो माइनिंग जो है, जब हम गहरे ड्रिलिंग करते हैं या खनन जब गतिविधियों को देखते हैं, तो खनन गतिविधियों के दौरान जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो गया कि लगातार तापमान का बढ़ना, है ना। सर आप इंग्लिश टर्म यूज करें। उल्कापिंड क्या हो गया, उल्कापिंड लिख तो दिया और क्या करूं बताओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब लिख रहा हूँ इंग्लिश बराबर बराबर, फिर भी लिख रहे हो कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश में लिखे। यार तुम लोग बेवकूफ बच्चे हो क्या।
मतलब ये कौन सी बात होगी, मैं सारा लिख रहा हूँ इंग्लिश में हिंदी में, तुम कह रहे हो कि इंग्लिश में लिखो। अजीब आदमी हो यार। फिर देखो, कहीं ना कहीं तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका अर्थ ही हो गया कि केंद्रीय भाग में तापमान बहुत ही उच्च होगा। ठीक है। फिर आप देखोगे कि एक आपका होता है घनत्व, होता है घनत्व, है ना। तो घनत्व जो होता है ना, घनत्व जो है वो घनत्व भी हमें क्या बताता है, डेंसिटी क्या बताता है। तो डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी की अगर बात करें तो निरंतर पृथ्वी में जैसे जैसे गहराई पर चलते जाते हैं, तो लगातार गहराई में चलने पर जो डेंसिटी है या घनत्व है, वो घनत्व लगातार क्या हो रहा है, तो लगातार घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है कि घनत्व जो है ना वो लगातार अंदर की तरफ जाने पर बढ़ता है। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र में बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, और बहुत ज़्यादा जब घनत्व होगा तो इसका मतलब भारी तत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। एक और तत्व की अगर बात करें, तो एक और तत्व की अगर बात करते हैं, तो एक आता है क्या, तो एक आता है आपका, एक आता है दबाव, है ना। दाब, या कह सकते हो दबाव कह सकते हो, है ना। तो दाब आता है, प्रेशर आता है, ठीक है ना, प्रेशर आता है। देखो प्रेशर क्या करता है ना, कि प्रेशर आप जब बढ़ाते हो तो आप समझो कि बहुत उच्च, जब आप प्रेशर को कर दोगे तो अधिक तापमान की स्थिति में भी चट्टानें नहीं पिघलती। ठीक है। तो अत्यधिक लगातार नीचे चलने पर दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के साथ में अत्यधिक जब उच्च, जब दाब होगा, प्रेशर होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर की स्थिति में होगा ये कि तापमान उच्च होने के बाद भी चट्टानें पिघलेंगी नहीं। ठीक है ना, पिघलेगी नहीं। ठीक है। फिर अगर आप बात करोगे तो एक तापमान, तो मैंने तापमान का वैसे बता दिया। तो एक तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है। ये सब ऐसे कारक हैं, ये सब फैक्टर ऐसे हैं, है ना। ये सब ऐसे फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो पृथ्वी की हमें आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं। ये सब आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं। अब आंतरिक संरचना की जानकारी को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति जिनका नाम है कौन सा, तो जिनका नाम है क्या, तो जिन्होंने सियाल सीमा निफे के रूप में जिन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे आंतरिक संरचना को, जो कि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर है। तो आंतरिक संरचना ना, तो आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को दो लोगों का पढ़ेंगे, है ना। और भी विद्वानों ने दिया है, लेकिन हम इन दो को पढ़ेंगे ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर पर जब आप जाओगे तो दो तरीके से आप इसको पढ़ लो। एक तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस अनुसार। और एक जो है आपका अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस। ठीक है, एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस। और एक आप और देख लो, और ये कर लो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, है ना। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, आधार पर, यह आधुनिक मत, मॉडर्न थ्योरी जो है, यह आधुनिक जो है मत है, आधुनिक मत है, आधुनिक मत है ये। ठीक है, आधुनिक मत, मॉडर्न थ्योरी ऑन द स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स और मॉडर्न थ्योरी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स और मॉडर्न थ्योरी। ठीक है ना, ये है मॉडर्न थ्योरी आपकी। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी है। तो ये कुल मिला करके दो चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो पहले आप आ जाओ किसके आधार पर, एडवर्ड स्वेस के अनुसार आ जाओ। और फिर आप आ जाओ किसके आधार पर, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर आ जाओ। ठीक है। तो ये है मामला यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ पर आओ, राइटिंग बड़े अक्षर में करनी है क्या,
यार ठीक है, तुम लोग ना फालतू में बेकार में। प्लूटो समझ में नहीं आया, प्लूटो का क्या समझ में नहीं आया बताओ। प्लूटो में ऐसी क्या चीज है जो समझाऊं मैं आपको, बताओ। ये ठीक है ना, ये ठीक है, आपका फोन जियो का होगा, वो छोटी सी स्क्रीन का। फोन चेंज करो आप, एक ईयरफोन रखा करो, फोन को चेंज करो, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिलाकर के आपका दो आधारों पर अपने एक बार इनकी स्टडी करते हैं। एडवर्ड स्वेस भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर इन दो लोगों की बातें अपने करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, इन्होंने पृथ्वी को तीन परतों में वर्गीकृत किया। तो पृथ्वी को तीन परतों में बांटा, पृथ्वी को तीन परतों में बांटा, पृथ्वी को पृथ्वी को तीन परतों में बांटा, परतों में बांटा, में बांटा, है ना, बांटा है, ठीक है, ठीक है। तो डिवाइडेड इन थ्री लेयर्स टू अर्थ, टू अर्थ, ठीक है। डिवाइडेड इन थ्री लेयर्स टू अर्थ, अर्थ को तीन भागों में, एक है सियाल, एक है सीमा, और एक है नीफे। सियाल है और एक सीमा है और एक नीफे, ये तीन परतें हैं, ठीक है। तीन परतें हैं, एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं, कोई विशेष डायग्राम नहीं है। सबसे आंतरिक परत है नीफे, ये है सीमा, ठीक है, ये है सीमा, ठीक है, ये है सीमा, सीमा, ठीक है। और एक परत है आपकी कौन सी, तो एक है सियाल, राइट, एक है सियाल, एक है सियाल, ये सियाल है, सियाल, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका है और एक कौन है, एल्यूमिनियम है। सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और नीफे, निकिल प्लस फेरस, निकेल और फेरस, ये तीन लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया। और ये सबसे बाहर आउटर लेयर है ना, जो मृदा की परत मिलती है ना। तो ये मिट्टी की जो हमें परत मिलेगी, ये मिट्टी की परत आपकी इस तरीके से है ना, ये सॉइल की परत हमें मिलती है ना, ये मिलती है। और इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू स्वेस, स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार इनका स्टेटमेंट है, अनुसार सियाल सीमा पर तैरता है, सियाल सीमा पर तैरता है, सियाल सीमा पर तैरता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, सियाल सीमा पर तैरता है, वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिलिका एल्यूमिनियम, अब एक कह रहा है सब हिंदी में लिखो, सिलिका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एक अगर कहोगे हम तो ये सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका मैग्नीशियम है, ये लो, टाइम खराब करवा रहे हो, करवा लो, मैग्नीशियम है। कुछ चीज हिंदी वाले इंग्लिश में देख लिया करो, इंग्लिश वाले हिंदी में देख लिया करो, बाकी तुम्हारे पास समय फालतू है तो कोई बात नहीं है। निकिल और फेरस, फेरस, ये लो, ये हो गया बस, राज जी, अब ठीक है। ठीक है,
अब आगे देखो, ये तो इनकी स्पेस का बहुत ज़्यादा नहीं है। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर मॉडर्न थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू आधुनिक जो थ्योरी है ना अभी, उसमें देखो आप एक बार मॉडर्न थ्योरी के आधार पर बात करो, और मॉडर्न थ्योरी के आधार पर जब आप बात करोगे इंटीरियर की, तो आपका इंटीरियर कुछ इस तरीके से होगा। आपका नहीं, मतलब अर्थ का, ठीक है। ये लो जी, और ये लो, यहाँ पर आपका 30 से 40 किलोमीटर या 35 से 45 किलोमीटर, ये है। ये सबसे पहली लेयर, ये सेकंड लेयर है 2900 किलोमीटर। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है वो बात कर रहे हैं। और 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ये कुल मिलाकर के आपकी बात है कि साहब ये 3 लेयर है। और ये 3 लेयर्स में आपकी सबसे पहली लेयर बेटा, ये सबसे पहली लेयर, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट, क्रस्ट या फिर भूपरपटी, ठीक है, भूपरपटी। दूसरा मेंटल, या इसको हिंदी में प्रवार बोलते हैं। तीसरा कोर, इसको अंतरतम बोलते हैं, अंतरतम, अंतरतम बोलते हैं, इसको अंतरतम बोलते हैं। कोर को क्या बोलते हैं? अंतरतम बोलते हैं। मेंटल बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अंतरतम बोलते हैं। 3 परतें हैं और ये तीनों के नाम हैं और ये इनकी गहराई है। सबसे पहली बिल्कुल सामान्य बात, ठीक है। अब दूसरी बात पर आएंगे बच्चा। अब ये 3 परतें हैं साहब, अब इनकी स्थिति क्या है वास्तव में? ठोस कौन सी है ना, और अर्ध गलित कौन सी है ना भाई। ये देखो मॉडर्न थ्योरी ना, ये विभिन्न अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अपने अध्ययनों के आधार पर पाए गए। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है ना। एक मोहो ने स्टडी की, है ना, एक जैसे रेपेटी ने स्टडी की है, अलग अलग वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर। और ये सारा अध्ययन भूकंपीय तरंगों का किया गया, जिसके आधार पर ये थ्योरी बनाई गई, है ना। तो ये सर्वसम्मति से बनी हुई एक थ्योरी है, ठीक है। देखो, तो क्रस्ट, मेंटल और एक कौन सा है? कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये हो गया। अब इसमें हम डिवाइडेशन करते हैं इनका अलग अलग तरीके से। कैसे डिवाइडेशन करें इसको? तो इसका डिवाइडेशन अपने करते हैं किस आधार पर? अब इसका डिवाइडेशन करते हैं कैसे कि साहब ये लो जी, ये लो आप। सबसे पहले ये जो है ना, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट है। और ये कौन सी है? तो ये लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट है और ये कौन सी है? लोअर क्रस्ट है। ये अपर क्या है? अपर मेंटल है, अपर मेंटल है। और ये कौन सा है? लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल है। और एक कौन सा है? आउटर कोर है। और एक कौन सा है? इनर कोर है, एक इनर कोर है। ऐसे डिवाइडेशन के 6 लेयर हो गई। 3 से 6 बना ली ना। और जब 6 बना ली हमने, तो 6 में अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर लेयर और इनर लेयर। ये देखो आप, ये जो है ना, ये वाला, ये कितनी गहराई पर है ये? तो ये गहराई इसकी कितनी है? ये वाली गहराई, तो ये गहराई है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर है ये, 700 किलोमीटर है। ये आप देखोगे ना, तो 5150 किलोमीटर या 5153 किलोमीटर आपको कहीं ये मिलेगा। तो ये इतना किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछे
तो आपसे अगर पूछेगा तो मेंटल, अपर मेंटल 700 से ऊपर, लोअर मेंटल 700 से नीचे, आउटर कोर 5150 से ऊपर और इनर कोर 5150 से नीचे। अभी किस स्थिति में है, किस अवस्था में, कैसे कैसे पाए जाएंगे। तो आप अगर सबसे पहली बात करोगे तो अपर लेयर, अपर इसके बारे में बात करोगे ना, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये जो है ना, ये भी किस में है, ये भी सॉलिड में है। देखो इसका मतलब हो गया क्रस्ट है ना, क्रस्ट, क्रस्ट हमें ठोस अवस्था में मिलता है, या क्रस्ट हमें जो है ना, ये हमें किस रूप में मिलता है, तो ये ठोस अवस्था में पाया जाए। संपूर्ण क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, सब कम संपूर्ण जो है वो सॉलिड फॉर्म में। अपर मेंटल, देखो अपर मेंटल, अपर मेंटल की जब बात करेंगे ना, तो अपर मेंटल में एक दिक्कत आएगी। चलो दिक्कत विक्कत नहीं होती है, वो खैर वो इसका स्वरूप है। तो वो सॉलिड है नीचे, अपर मेंटल के नीचे कौन सा, लोअर मेंटल, ये सॉलिड है। अपर मेंटल का एक हिस्सा सॉलिड है और एक हिस्सा ऐसा है जो आपको कैसे मिलेगा, जो आपको प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा, है ना, जो आपको मिलेगा प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, ये लो जी, एक काम करते हैं, इसको ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये है तुम्हारा अपर मेंटल, है ना, अपर मेंटल है। और अपर मेंटल का एक भाग, एक पार्ट, एक हिस्सा जो कि 100 किलोमीटर से लेकर के और 400 किलोमीटर तक मिलेगा। 100 किलोमीटर से लेकर कितना मिलेगा, 400। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हमें मिलता है, ये हिस्सा, ये ना, ये हिस्सा, ये हिस्से की अगर बात करोगे, ये हिस्से की अगर बात करोगे, इस हिस्से की अगर बात करोगे, तो इस हिस्से को आप पाओगे बच्चे, इस हिस्से को पाओगे आप, कि ये हिस्सा आपका कैसी अवस्था में है। तो ये हिस्सा आपका जो मिलेगा, ये मिलेगा आपका किस हिस्सा, ये किस अवस्था में मिलेगा, तो ये जिस अवस्था में मिलेगा, ये अवस्था है प्लाज्मिक अवस्था है। ये जो अवस्था है ना, इसको हम बोलते हैं कौन सी अवस्था, प्लाज्मिक अवस्था है ये प्लाज्मिक अवस्था में मिलेगा। ठीक है, ये प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा। और ये जो प्लाज्मा अवस्था वाला ये जो भाग है ना, इसकी गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर से लेकर के और कितना किलोमीटर यहाँ तक, 400 किलोमीटर। और ये 100 से 400 वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला, इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये हमें, ये इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं इसको, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, या इसको दुर्बलता मंडल के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल है, ठीक है, ये दुर्बलता मंडल है। ठीक है, ये दुर्बलता मंडल है, 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में अपर मेंटल के अंदर है ये, ध्यान रखना इस बात को। ये किस में आएगा, अपर मेंटल का पार्ट आएगा। ठीक है, ये आएगा अपर मेंटल का पार्ट आएगा। ठीक है, अपर मेंटल का हिस्सा आएगा ये। ठीक है, तो ये अपर मेंटल का हिस्सा है, ये अपर मेंटल है। ठीक है, ये अपर मेंटल, एस्थेनोस्फीयर। और ये ना, ये प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा स्टेट में, या प्लाज्मा अवस्था के अंदर ये मिलेगा, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था के मतलब ना तरल है और ना ये ठोस है, दोनों के बीच की अवस्था है। ठीक है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था इसको कहते हैं, है कि नहीं ये। तो ये है साहब, इस तरीके का है ये ऐसा मामला है सारा का सारा। इतना समझ में आया हो तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, और जल्दी से इस डायग्राम को बना लो आप, जल्दी से इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को जल्दी से आप बनाओ। और इसको क्यों, इससे पहले तो इसको बनाओगे ना, इससे पहले तो ये तो हो ही गया होगा सबका, है ना। हाँ, ये बनाओ पहले तो, ये बनाओ, फिर मैं आपको असंबद्धताएं बताता हूँ, आप कौन कौन सी असंबद्धताएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी असंबद्धताएं होती हैं। ठीक है, ये बना लो पहले तो। और अभिषेक, अपना जो डाउट है ना, इसको कमेंट में डाल देना,
आस्क डाउट में जा करके वहाँ पर डाल देना। वो कमेंट जब मुझे रिसीव होंगे आपके डाउट्स, तो मैं फिर बोर्ड पर सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। ये बनाओ। पीडीएफ नहीं मिल रहा है भाई, क्या बताओ अंकित, बताओ। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल टीम पीडीएफ बिल्कुल टाइमली जा रही है। आप कह रहे हैं तो कहीं देख लो, आपकी सर्च करने में तो दिक्कत नहीं है, कभी ऐसा हो आपको ही नहीं मिल रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आपको ही नहीं मिल रही हो। ये डायग्राम बना लो, नहीं बनाया है तो इसको फिर आप घर पे बना लेना, ठीक है। ठीक है, ये दुर्बलता मंडल हो गए ना, एस्थेनोस्फीयर। अब देखो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जिसमें पूरा क्रस्ट है, पूरा क्रस्ट है, और अपर मेंटल तक का जो हिस्सा है, मतलब 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है, यहाँ तक का ये जो हिस्सा है 100 किलोमीटर, ये लेयर है नहीं 100 किलोमीटर के ऊपर बन रही है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर लेयर बन रही है। और यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का, ये पूरा कहलाता है क्या, तो ये पूरा कहलाता है आपका लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर। जब प्लेट आएगी, प्लेट की बात, तो मैं वहां पर लिखवा दूंगा आपको। अब आप असंबद्धताएं देखो कौन कौन सी असंबद्धताएं, असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी ना, डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी है। तो अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक है कमर, और एक और है आता है कौन, तो ये आता है गला। एक कमर है और एक गला है। एक ट्रिक है। असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी क्या होती हैं, इसको अपने देखते हैं एक बार। एक कमर और एक गला, ठीक है, कमर और गला, इस ट्रिक से एक बार देखते हैं, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। कमर और गला, असंबद्धताएं कौन कौन सी हैं, उन असंबद्धताओं की जब बात करोगे तो एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है। और इस ट्रिक में देखो क्या क्या बनती है, कैसे बनती है, कौन सी, तो कैसे बनती है, कौन रोड असंबद्धता, कौन रोड असंबद्धता, मतलब वह सीमा है जिसके बाद में घनत्व में अचानक से क्या आता है, डेंसिटी में चेंज आता है। मतलब ये जो सीमा बनेगी, ये वाली जो बाउंड्री है, जैसे ऊपर से आप चलोगे तो आप यहाँ पर पहुंचे, तो इसके बाद अचानक घनत्व में परिवर्तन आएगा, घनत्व जो है, डेंसिटी अचानक बढ़ जाएगी। तो इसको कह देंगे भाई ये एक लिमिट है, एक सीमा है। और असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी, मतलब असांतत्य, जो जो कंटिन्यूटी है ना, उसको पृथक कर दे रही है सीमा, ठीक है। तो एक आपकी कौन रोड है। फिर देखो एक नंबर आ गई कौन रोड, तो ये तो पहली आ गई, सबसे पहले जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, आउटर कोर और एक कौन सा है, इनर कोर, इनको क्या करती है, अलग करती है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है कौन सी, कौन रोड असंबद्धता, कौन रोड असंबद्धता, कौन रोड असंबद्धता, ठीक है, कौन रोड असंबद्धता है, ठीक है। फिर दूसरी देखो ये वाली, फिर दूसरी है कौन सी, मैं से कौन बनता है, मोह, मैं से बनती है मोह। फिर रे से बनती है क्या, रे से बनती है रेपेटी, रेपेटी बनती है, रेपेटी बनती है। तो मोहो है, एक मोहो असंबद्धता है, मोहो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, या असंबद्धता कह दो, असांतत्य कह सकते हो, मोहो असंबद्धता, संबद्धता, है ना, ये मोहो असंबद्धता होगी। फिर ये देखोगे तो रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता होगी, असंबद्धता होगी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी होगी, रेपेटी होगी। फिर गैसे कौन हो गई, गुटेनबर्ग हो गई, गुटेनबर्ग है, गैसे कौन है, गुटेनबर्ग है, तो गैसे गुटेनबर्ग आ जाएगी, राइट। तो एक जो है आपकी, इसका नाम है कौन सी, गुटेनबर्ग है, एक गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है, असंबद्धता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ठीक है। फिर ये जो है ना, ये आपकी कौन सी है, लेहमैन है, लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता है, ठीक है, लेहमैन, ठीक है। तो एक आपका लेहमैन असंबद्धता है, असंबद्धता,
है ना, लेमन, ठीक है, लेमन असंबद्धा, ठीक है, लेमन असंबद्धा। तो आपसे ये डिसकंटिन्यूटी का जब भी प्रश्न पूछे, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी अब 8 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। 9 बजे यार एक यूट्यूब सेशन आता है, उसको देखा करो। 9 बजे आता है इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसको ना देखा करो यूट्यूब के ऊपर। अपना जो चैनल है ना, खान ग्लोबल स्टडीज़, उसके ऊपर, ठीक है, उस पर करो, वहाँ से भी काफ़ी सारा कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये है असंबद्धताएं हैं, जो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कॉन रोड है, फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल मोहो है, नहीं सॉरी, क्रस्ट को मेंटल से मोहो है, अपर मेंटल लोअर मेंटल रिपेटी है, मेंटल को कोर से गुटेनबर्ग है, आउटर कोर इनर कोर कौन सा है, लेमैन है। तो ये असंबद्धताएं आएगी, ठीक है ना। लेंथ थोड़ी होती है इनकी कोई, ठीक है, लेंथ थोड़ी है कोई, एक ऐसी बाउंड्री है जिसके बाद घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं।